विजयनगर राज्य के समीप झील पर एक गांव स्थित था। झीलपुर की सुंदरता आसपास के सभी गांवों में फैली हुई थी। केशव, जो कि झील के पास ही रहने वाला था, अपने खेत में हाल चला रहा था। तभी उसकी 10 वर्षीय पुत्री राधा दौड़ती हुई वहां आ पहुंची। पिताजी, माँ ने आपके लिए आपकी पसंद के गर्मा गर्म पराठे और अचार की सब्जी भेजी है और कहा है कि पिताजी से कहना कि जल्दी खा ले वरना पराठे ठंडे हो जाएंगे। हाँ, मेरी राधा तो मेरा कितना ख्याल रखती है। मैं तो आपका हमेशा ख्याल रखूंगी पिताजी, पर मुझसे ज्यादा ख्याल आपका माँ रखती है। ये गर्मा गर्म पराठे माँ ने बनाए हैं ना। ये सुनकर केशव मुस्कुराने लगा और दोबारा हाल चलाने लगा। कुछ देर बाद राधा अपने घर लौट गई। क्या तूने अपने पिताजी से कह दिया कि खाना जल्दी खा ले? हाँ माँ, मैंने बोल दिया है कि माँ ने कहा है कि पराठे ठंडे हो जाएंगे, इसीलिए खाना जल्दी खा लेना। बिंदिया ये सुनकर मुस्कुराने लगी। शाम को जब केशव घर आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। ये देखकर बिंदिया चौंक गई। क्या हुआ जी, आज आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? न जाने क्यों शरीर में बहुत कमजोरी सी लग रही है। आप रात भर खांसते भी रहते हैं। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि आप किसी अच्छे वैद्य से अपना इलाज क्यों नहीं कराते? हाँ, तुम ठीक कहती हो बिंदिया। कल सुबह जयपुर गांव के वैद्य काशीराम के पास जाऊंगा। अगले दिन केशव झीलपुर गांव का सबसे ज्ञानी वैद्य काशीराम के यहाँ जांच कराने जा पहुंचा। केशव, देखो तुम्हें आराम करना चाहिए, खेत का काम छोड़ दो। अब वैद्य जी, ये आप क्या कह रहे हैं? खेत न संभाला तो परिवार का पेट कैसे भरूंगा? देखो, तुम्हारे शरीर में एक अजीब बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं। सुनो, मैं कुछ जड़ी बूटी देता हूँ, रोज खाना। अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद बच जाओ। हाँ, तो मेरा शरीर पूरी तरह से बीमार हो चुका है, इसीलिए इतनी कमजोरी है। हाँ केशव, सावधानी बरतनी होगी, समझे? वैद्य के शब्दों से विचलित केशव मुंह लटकाकर घर लौट गया। उसके चेहरे की उदासी देख बिंदिया सब कुछ समझ गई। मेरे सिर पर हाथ रखो और बताओ, वैद्य जी ने क्या बताया है? बोले, जड़ी बूटियां खाओ, किस्मत में रहा तो बच जाऊंगा, और अब तो खेती का काम भी नहीं करना है। ये सुनते ही बिंदिया चौंक गई और फूट फूट कर रोने लगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। और हाँ, आज से आपको खेत में काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। खेत में आप, मैं और राधा काम करेंगे। ये क्या बकवास है बिंदिया? राधा सिर्फ 10 साल की है, 10 साल की। मैं यूं ही घर पे नहीं बैठ सकता। पर बिंदिया नहीं मानी। अगली सुबह वह अपने बेटी राधा को लेकर खेत पर पहुंच गई। माँ, पिताजी खेत में काम क्यों नहीं कर रहे? और कल आप और पिताजी रो क्यों रहे थे? मैं चुपके से सब देख रही थी। बेटा, जब तू बड़ी हो जाएगी तो सब समझ जाएगी। अभी तुझे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं। बस इतना समझ
कि हमारे सामने परिस्थितियाँ ऐसी है कि अब हम दोनों को ही खेत में काम करना पड़ेगा। तेरे पिताजी को आराम की सख्त ज़रूरत है। एक दिन जब बिंदिया और राधा खेत में मेहनत कर रही थी तो गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। अरे ये देखो देखो देखो, कौन काम कर रहा है खेत में। अरे केशव घर में पड़ा रहता है और तुम माँ बेटी को खेत में झोंक दिया। शर्म नहीं आती का उसे? और तुम अपनी बच्ची से काम करवाती हो। बिंदिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मुखिया के कान में कुछ कहने लगी। मुखिया ये सुनकर चौंक पड़ा। अब माफ करना बिंदिया, इतनी बड़ी बात हुई और तूने मुझे बताया भी नहीं। मुखिया जी, आपको बताने के लिए मैं जुबान कहाँ से लाती। मेरा तो मन कांप उठता है जब मैं इस बारे में सोचती हूँ। ईश्वर पर भरोसा रख, केशव बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं अभी उससे मिलने जा रहा हूँ। मुखिया तुरंत केशव के घर जा पहुंचा। तुम्हारा चेहरा बता रहा है, बिंदिया ने मेरी बीमारी की बात बता दी। अरे चिंता मत कर केशव, मेरे दादाजी कहते थे झीलपुर के जंगल में एक नीला पक्षी रहता है जो इंसानों की तरह बोलता है। उसके पास एक फल का रहस्य है जो हर बीमारी ठीक कर सकता है। ये सुनकर केशव चौंक गया। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर मुस्कान आई, फिर वो उदास हो गया। ये दंत कथाएं अब मेरे किसी काम की नहीं रही। मैं अपना हाल जानता हूँ। अरे नहीं केशव, तू ठीक हो जाएगा, यकीन कर। उसी पल मुखिया और केशव के कानों में राधा की आवाज आई। पिताजी, आपको क्या हुआ है? बिंदिया और राधा दरवाजे पर खड़ी थी। राधा की आंखों में आंसू थे। मैंने सब कुछ सुन लिया है पिताजी। अगर मुखिया जी कह रहे हैं कि वो नीला पक्षी झीलपुर गांव के जंगल में मौजूद है, तो मैं आपको वचन देती हूँ, मैं उस पक्षी को ढूंढकर लेकर आऊंगी। इतना कहकर राधा घर से बाहर निकल गई। बिंदिया उसे आवाज लगाती रही, लेकिन वो जंगल में भटकने लगी। काफी देर तक भटकने के बाद भी राधा को कोई नीला पक्षी नजर नहीं आया। वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी। मुखिया जी तो कह रहे थे कि वो नीला पक्षी झीलपुर के जंगल में है, लेकिन मुझे तो यहाँ पक्षी का नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा। तभी वहां एक साधु आ पहुंचा। अरे नन्ही सी बेटी, रो क्यों रही हो? क्या बात हो गई, बताओ। राधा रूठे स्वर में सारी घटना बताने लगी। मेरे पिताजी के शरीर पर बीमारी हो गई है, वो नहीं बचेंगे। उनका इलाज केवल नीला पक्षी ही बता सकता है। मेरे गांव के मुखिया बता रहे थे कि उसे एक ऐसा फल का पता है जिससे कोई भी रोग ठीक हो सकता है। जो होता है नियति के अनुसार होता है, पर हिम्मत मत हार बेटा, मुखिया सही कहता है। नीला पक्षी है, पर वो मेहनत से नहीं किस्मत से मिलता है। तेरे माथे की रेखाएं कहती हैं वो तुझे जरूर मिलेगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया।
जब राधा घर वापस आई तो उसने देखा कि उसके पिताजी केशव इस दुनिया से जा चुके थे। राधा फूट फूट कर रोने लगी। रो मत मेरी बच्ची, मैं तेरा कभी साथ नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन केशव का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उस दिन से राधा और बिंदिया अकेली पड़ गई। समय बीतता गया और राधा अब गंभीर हो चली थी। समय ऐसे ही बीतने लगा और 10 वर्ष भी गुजर गए थे। एक दिन राधा खेत में बैठी थी कि तभी जमींदार का पुत्र मोहन वहां आ पहुंचा और एक पत्थर मारकर एक पक्षी को घायल कर दिया। राधा क्रोधित होती हुई मोहन से बोली, मोहन, ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्या हरकतें हैं? अरे मुझे इसमें मजा आता है, बस इतनी सी तो बात है, और क्या। तुम नहीं समझोगे कि किसी अपने को खोने का गम क्या होता है। इस घायल पक्षी का भी कोई परिवार होगा। जब वो इसे इस हालत में देखेंगे तो उनके मन में क्या बीतेगी। तुम नहीं समझ सकते, जब हमारे सामने कोई अपना असहाय की स्थिति में होता है और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते तो मन में क्या बीतती है। अरे तेरे पिता को ही क्या, सबको एक दिन जाना है, यही तो दुनिया का नियम है। जो आया है वो जाएगा। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की भी कोई चीज है? नहीं बची। और अगर तुझे इतना बुरा लगता है तो जा गांव के बीमारों को ठीक कर दे। यहाँ क्या कर रही है? इतना कहकर मोहन वहां से चला गया। राधा गुस्से में अपने घर लौट आई। क्या हुआ राधा, तुम्हारे चेहरे पर ये गुस्सा क्यों छाया है? वो मोहन था, उसने पक्षी को घायल किया और फिर मेरे पिता की मौत पर मजाक उड़ाया। बिंदिया कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। ये देखकर राधा घबराकर उसे उठाने लगी। राधा ने तुरंत एक वैद्य को बुलाया और वो वैद्य राधा के मन की स्थिति को देखकर उसे बताता है कि वो वही विचित्र बीमारी से ग्रस्त है जो उसके पिता को थी। ये क्या हो रहा है? ये वही बीमारी है जो मेरे पिता को थी। वैद्य वहां से चला गया। राधा को ये सब समझ में आ गया। चिंता मत करना पिताजी, जब मैंने आपको खोया था तब मैं 10 साल की थी, लेकिन अब मैं किसी भी कीमत पर उस नीले पक्षी को ढूंढ लूंगी। वो नीला पक्षी केवल एक दंत कथा है बेटी। नहीं, और पहले जब मैं उस जंगल में ढूंढ रही थी तो मुझे एक साधु महाराज ने बताया था कि वो नीला पक्षी किस्मत से मिलता है। अगले दिन राधा उदास होकर अपने खेत में बैठी थी कि तभी वहां मोहन आ पहुंचा। राधा, तूने कभी नीला पक्षी देखा है क्या? क्या बकवास कर रहे हो? अरे बकवास नहीं, मेरी बात सुन। मेरे सामने से एक नीला पक्षी उड़ा, मैंने पत्थर मारा पर वो बिजली से गायब हो गया। ये सब तुम्हारा वहम होगा। वो पक्षी तो होगा लेकिन नीला नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ नीले रंग का पक्षी नहीं होते। मोहन गुस्से में राधा को देखकर वहां से चला गया। राधा तुरंत उठकर अपने खेत में इधर उधर देखने लगी। तब उसकी नजर झाड़ियों पर पड़ी। राधा ने देखा कि एक नीले रंग का पक्षी खून से लथपथ पड़ा हुआ था। राधा तुरंत उसके पास गई और उसे ध्यान से देखने लगी। कहीं ये वही नीला पक्षी तो नहीं जिसके बारे में हमारे गांव में दंत कथाएं प्रसिद्ध है? हाँ, मैं वही नीला पक्षी हूँ। गांव के एक लड़के ने
मुझ पर पत्थर मारा। आह! हाँ, तुम तो पक्षी हो, तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकते हो? मैं जादुई पक्षी हूँ। सुनो, पास के झाड़ियों में एक पौधा है, उसे पीसकर मेरे घाव पर लगा दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। राधा का डर कम हो गया। वो पौधा उठाकर उसे पीसने लगी और पक्षी के घाव पर लगाने लगी। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से वो पक्षी स्वस्थ हो गया और राधा से बोला, हाँ, अब अच्छा लग रहा है। तूने मेरी जान बचाई राधा, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम मेरे घर चलो, शाम होने वाली है और तुम्हें हमारे गांव के जमींदार के बेटे मोहन से बचना होगा। वो तुम्हें फिर से पत्थर से मारेगा। हाँ, बिल्कुल, चलो। राधा चुपचाप नीले पक्षी को लेकर अपने घर चली गई। राधा, ये पक्षी तुझे कहाँ से मिला? माँ, मैं हमेशा कहती थी ना कि झीलपुर के जंगलों में वो नीला पक्षी वास्तव में है। कोई नहीं मानता था मेरी बात। ये वही नीला पक्षी है। ये इंसानों की तरह बात करता है। राधा सच कहती है, मैं वही नीला पक्षी हूँ जिसकी कहानियाँ बरसों से चली आ रही हैं। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा रोग ठीक करके रहूंगी। और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मैं हर उस रोग का इलाज ढूंढूंगी जिसका इलाज इस संसार में अब तक असंभव माना गया है। बताओ नीले पक्षी, क्या तुम उस फल का पता जानते हो? वो फल जिसको खाने से कोई भी रोग समाप्त हो सकता है। हाँ, वो एक खास अमरूद है, पर उसे पाना बहुत मुश्किल है। मुझे चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, मैं वो फल प्राप्त करके रहूंगी। बस तुम मुझे उसके पास ले चलो। सोच ले राधा, उस फल की परीक्षा है। असफल हुई तो कभी घर नहीं लौट पाएगी फिर। राधा कुछ देर के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक निडरता चमक उठी। मुझे मंजूर है, बस तुम मुझे वहां ले चलो। मत जा राधा, मत जा, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। माँ, आप में रुकी तो औरों की उम्मीद भी रुक जाएगी। नीला पक्षी उड़ चली और उसके पीछे पीछे एक नई आशा, एक नया इरादा लेकर राधा चल पड़ी झीलपुर के घने जंगलों की ओर। राधा और नीला पक्षी धीरे धीरे जंगल की घनी छांव में प्रवेश कर गए। ये जंगल तो और भी डरावना लग रहा है। क्या हम सही दिशा में हैं? डर और दिशा अलग हैं। राधा, तू सही रास्ते पर है, डर तो बस तेरे मन में है। जंगल के भीतर कदम रखते ही हवा का रंग बदल गया। हर पेड़ जैसे निगाहें गड़ा रहा हो। राधा एक संकरी पगडंडी पर चल रही थी, जहाँ पैरों में कांटे चुभने लगे। ये कांटे जैसे जानबूझकर रास्ता रोक रहे हो। यही पहली परीक्षा है पीड़ा सहने की। जो डर गया वो फल तक नहीं पहुंच सकता। कुछ दूर जाकर रास्ता रुक गया। चारों ओर घने पेड़ों ने रास्ता रोक रखा था। तभी एक पुराना पेड़ अचानक बोलने लगा। राधा, आगे बढ़ना है तो 3 नाम बता जो तुझे सबसे अनमोल है। गलत जवाब दिया तो यही कैद हो जाएगी। मेरी माँ, बापू और मैं खुद। सही जवाब। जा, पर अगली परीक्षा और कठिन है। जा। राधा अब हर कदम के साथ खुद को पहले से अधिक मजबूत और स्पष्ट देख रही थी, लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी।
कुछ देर बाद राधा एक चमकते तालाब के सामने खड़ी थी। उसमें उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। तू क्या चल रही है? तुझसे नहीं होगा। तू तो खुद के पिता तक को नहीं बचा पाई। हाँ, तब मैं छोटी थी, पर आप में डर कर नहीं, उम्मीद से चल रही हूँ। जब तू अपने डर को देखकर उससे बात कर ले, तभी रास्ता खुलता है। तालाब रोशनी से चमक उठा और रास्ता खुल गया। सामने एक प्राचीन दीवारों से ढकी जगह थी, लेकिन उसके द्वार पर एक पत्थर जैसा दिखने वाला सांप बैठा था। ये अंतिम परीक्षा है। ये नाग तेरे संकल्प को परखता है। सिर्फ सच बोलना, वरना ये जीवित हो जाएगा। हाँ। राधा, तेरा मकसद सिर्फ माँ को बचाना है या फिर कुछ और? मैं अपनी माँ को बचाना चाहती हूँ, पर साथ ही हर उस व्यक्ति की मदद करना चाहती हूँ जिनका कोई इलाज नहीं, कोई उम्मीद नहीं बची। सांप पत्थर से रेत में बदल गया। अगले ही पल राधा के हाथ में रंग बिरंगी किरणों से चमकता हुआ एक अमरूद प्रकट हो गया। हाँ, यही तो वो अमरूद है जो हर रोग ठीक कर सकता है। हाँ। तो अब मैं अपनी माँ को बचा सकती हूँ। राधा नीले पक्षी के साथ गांव की ओर लौटने लगी। जैसे ही वो गांव की सीमा के पास पहुंची, तभी उसके कानों में किसी की कर्राने की आवाज आई। कौन है वहाँ? झाड़ियों के पास एक राजकुमार घायल अवस्था में पड़ा था। अरे, तुम्हें क्या हुआ? तुम घायल कैसे हो गए? मैं बरसों से बीमार था। मेरी कमजोरी की वजह से मेरे पिताजी मुझे कलंक समझते थे। मैं युद्ध नहीं कर सकता था, इसीलिए महल छोड़कर जंगल आ गया। पर मैं जीना चाहता हूँ, ताकतवर बनना चाहता हूँ, उनके सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। राधा चौंक गई। तभी नीला पक्षी बोला, राधा, इसकी मदद कर। ये अमरूद इसे खिला दे। राधा नीले पक्षी की ओर देखने लगी। तभी अमरूद के भीतर से आवाज आई, सोच में क्यों राधा, तेरी माँ बीमार है तो ये राजकुमार भी। संसार में हजारों लोग इलाज के लिए तरस रहे हैं। राधा गहरी सोच में डूब गई। इसे तुम खा लो। मैंने तो अपने माँ के साथ आधा जीवन बिता लिया है, लेकिन तुम शायद जन्म से ही सुख से वंचित रहे हो। तुम्हारे आगे पूरा जीवन पड़ा है। अगले ही पल राजकुमार उठ खड़ा हुआ और रंग बिरंगी किरणों में बदलकर उसी साधु में परिवर्तित हो गया जो बरसों पहले राधा को मिला था। तूने ये अमरूद अपनी मेहनत, लगन और निस्वार्थ भाव से पाया है। ये तेरी अंतिम परीक्षा थी। आप कौन हैं? मैं उस लोक का रक्षक हूं जहां से ये अमरूद आया है। बच्चे, ये सिर्फ उन्हें मिलता है जो लालच छोड़कर दूसरों की भलाई करते हैं। वो तू है। इस अमरूद का एक टुकड़ा अपनी माँ को खिला दे, वो ठीक हो जाएंगी। और ये हर बार खाने के बाद फिर से उगाता है। जब तक तेरा मन लालच से मुक्त रहेगा तब तक। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों में गायब हो गया। राधा नीले पक्षी के साथ गांव लौट आई। राधा ने जैसे ही अमरूद का छोटा सा अंश अपने माँ को खिलाया, वो चमत्कारी रूप से स्वस्थ हो गई।
अरे राधा की माँ तो ठीक हो गई। अरे ये तो चमत्कार हो गया भैया, चमत्कार। हाँ। जब ये खबर जमींदार के बेटे मोहन को मिली तो वो क्रोधित हो उठा। ओ, तो ये वही नीला पक्षी है जिसे मैंने पत्थर मारा था। वो मेरा था, मेरा, और वो फल भी मैं छीन लूंगा। हाँ। मोहन गुस्से में राधा के घर पहुंच गया। ए राधा, मेरी बात कान खोल के सुन। ये तेरा नीला पक्षी और वो फल सब कुछ मेरा है। अभी के अभी दे दे, वरना मैं छीन लूंगा। मोहन, ये क्या बदतमीजी है, हैं? अबे हट जा बूढ़े, आज मेरी मर्जी चलेगी, समझा? मोहन ने राधा को धक्का दिया और फल छीनने की कोशिश करने लगा। तभी उसका एक नौकर वहां दौड़ता हुआ आ पहुंचा। मोहन भैया, आपके पिताजी बहुत बीमार हैं, शायद उनकी आखिरी घड़ियां हैं, जल्दी चलिए। मोहन के हाथ कांपने लगे और वो रो पड़ा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिता की मदद करूंगी। क्या क्या सच में तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, मैं जरूर मदद करूंगी। पर मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि पछतावा तुम्हें छू गया है। राधा ने जमींदार की हवेली जाकर जमींदार को अमरूद का अंश खिलाया। वो भी चमत्कारी रूप से स्वस्थ हो गए। मोहन उस दिन से बदल गया। नीला पक्षी राधा का सच्चा दोस्त बन गया और फिर राधा ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया बीमारों के इलाज में। उस फल